नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं HAL और BDL के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और साथ ही साथ यहाँ पर भारत डायनामिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि OFS के बाद शेयर्स में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए अगर आपने ऊपर के प्राइस पर शेयर्स लेकर रखे हैं, और क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्या यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले एक बार HAL के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। तो 838 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाई दे रहा है, जो कि आज भी हमें 3.55% नीचे दिखाई देता है। मार्केट कैप है 28,000 करोड़ के आसपास। पी रेशियो है 9.82, इंडस्ट्री का पी 13.81 है। प्राइस टू बुक रेशियो है 2.12। डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, 4% के आसपास की डिविडेंड हमें दिखाई देती है। और अगर बात करें आज की डिलीवरी परसेंटेज के बारे में, तो तकरीबन 35% के आसपास की डिलीवरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि हम कह सकते हैं अच्छी खासी डिलीवरी है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। मार्केट में जब क्रैश देखने को मिला तब भी हमें 800 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता था। उसके बाद स्टॉक यहाँ पर 500 के आसपास सपोर्ट लिया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी। 1400 के आसपास पहुंच चुका था। हम कह सकते हैं कि 3-4-6 महीनों में स्टॉक हमें मल्टी बैग रिटर्न दे चुका था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर OFS का प्राइस डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर OFS की डिटेल्स क्या थी उन सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले, लेकिन जो OFS का प्राइस डिसाइड किया था वो था 1001 रुपीज़। लेकिन स्टॉक उससे कई ज़्यादा ऊपर ट्रेड करा था, तो यहाँ पर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें एक ही दिन में देखने को मिली थी। इन्वेस्टर्स को यहाँ पर निकलने का मौका ही नहीं मिला और शेयर वहाँ से हमें अभी भी नीचे आता हुआ ही नजर आ रहा है। काफ़ी दिन हो गए हैं OFS को यहाँ पर डिक्लेयर किए, ओवर सब्सक्राइब भी हो चुका है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी शेयर में हमें रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। 1100 के आसपास का OFS प्राइस था, वहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट भी था एम्प्लॉयज़ के लिए और कुछ और भी बातें थी, लेकिन इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी फिलहाल क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर OFS आ गया है, काफ़ी दिन भी गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी गिरावट जारी रहती हुई नजर आ रही है। 100 डेज का ईएमए भी आज हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। 100 डेज का ईएमए का लेवल है 864 का लेवल और करंट मार्केट प्राइस 840 के आसपास चलता हुआ नजर आता है। अगर बात करें मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में, तो वो है 14.72। अब देख पाएंगे हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में चला गया था, उसके बाद हमें यह हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी फिलहाल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात करें यहाँ पर RSI के नंबर के बारे में, तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 32.7। अब देख पाएंगे यहाँ पर भी हाईली ओवरबॉट कैटेगरी दिखाई दी थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वीकनेस यहाँ पर फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें यहाँ पर MACD के बारे में, तो MACD में फिलहाल हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी समय पहले ही गिरावट का सिग्नल मिल चुका है और उसके बाद स्टॉक में भयंकर गिरावट देखने को भी मिली है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और कॉन्स्टेंटली स्टॉक हमें नीचे आता हुआ ही नजर आ रहा है। लोअर बैंड का लेवल है 744 का लेवल, मीडियन का जो लेवल है वो है 1075 के आसपास का लेवल, अपर बैंड है 1406 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में, तो पिवट लेवल है 1069 का लेवल, रेजिस्टेंस का लेवल है 1279 के आसपास का लेवल, सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 716 और भी नीचे जाए तो 506 का लेवल भी एज ए सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट स्टॉक ने बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी 2018 में, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन 2019 का जो ईयर रहा था कंसोलिडेशन का ईयर हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद 2020 में जैसे कि आपको पता है क्रैश देखने को मिला, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली थी। उसके पीछे के कई सारे रीजंस हैं। यहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में टेंशन यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, तो जो भी डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं, मिसाइल वाले स्टॉक्स हैं, जो भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिल रही। तो यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी बनती हुई नजर आई थी। 1400 के आसपास स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई भी बना चुका था, लेकिन उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। OFS यहाँ पर आया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हो चुकी थी। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर आपने ऊपर माल लेकर रखा है 1400 ऑल टाइम हाई के आसपास अगर आपने पोजिशन
पोजीशन बना कर रखी है, तो मेरा मानना है यहाँ पर फिलहाल बने रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बीडीएल को भी कवर करते हुए बताऊंगा। और अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, अगर आपका कैपिटल बड़ा है, पोर्टफोलियो बड़ा है, तो इसे रखिए, वरना इसे आपको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। इन सभी का रीजन मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे तो ही बेहतर रहेगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा अपमूव यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी हमें यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही है। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो उसके लेवल्स भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कुछ और चीजें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करने को कहूंगा। यहाँ पर मैं लास्ट में वीडियो को कवर करते हुए कहूंगा कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्या बाइंग करनी भी चाहिए ऐसे स्टॉक्स में या फिर अवॉइड करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत डायनामिक्स के बारे में। तो आप देख पाएंगे लास्ट ट्रेडेड प्राइस से 313 रुपीज़, जो कि हमें 5.18% नीचे दिखाई दिया है। कल भी इसमें 13-14% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। मार्केट कैप है 5700 करोड़ के आसपास, पी रेशियो 14.7 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 13.81 दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो है 2.2, डिविडेंड यील्ड है 2.8% के आसपास। अगर बात करें यहाँ पर आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में, तो 30% के आसपास की डिलीवरी हमें दिखाई दे रही है। तो रीजनेबल डिलीवरी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिलीवरी भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वीक डिलीवरी भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। चार्ट्स पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब भयंकर गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, उसके पहले स्टॉक प्राइस वापस 300 के आसपास ही ट्रेड करा था, लेकिन उसके बाद काफ़ी गिरावट आई। 150 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी। 450 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि इसका जो OFS का प्राइस यहाँ पर डिसाइड किया गया था, फ्लोर प्राइस जो था वो था 330 रुपीज़ के आसपास का। और यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टॉक प्राइस उससे ऊपर ट्रेड करा था, 400 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। तो यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिला। यहाँ पर भी HL की तरह ही हमें मौका नहीं मिला था, काफी ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली और काफी ज्यादा गिरावट भी देखने को मिली। और आज भी यहाँ पर गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। और 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो भी आज हमें टूटता हुआ नजर आता है क्योंकि जो क्लोजिंग देखने को मिली है 315 के नीचे है और 200 डेज का मूविंग एवरेज है 318 के आसपास का लेवल। यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 23.86। अब देख पाएंगे काफी ज्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अगर ये नंबर 20 के भी नीचे चला जाता है तो हाईली ओवरसोल्ड सिचुएशन भी दिखाई दे सकती है। RSI के नंबर के बारे में बात करें तो RSI का नंबर है 27.19। यहाँ पर भी काफी ज्यादा वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है और 27 भी यहाँ पर ओवरसोल्ड कैटेगरी में आता है। अगर बात करें MACD के बारे में तो MACD में आप देख पाएंगे बियरिश क्रॉसओवर देखने को ही मिलेगा, यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट भी देखने को मिली है। बॉलिंजर बैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को कब का स्टॉक छोड़ चुका है और कितना ज्यादा नीचे चला गया है आप देख पाएंगे। लोअर बैंड का लेवल है 336 का लेवल और करंट मार्केट प्राइस 315 के आसपास है। मीडियन है 412 के आसपास का लेवल, अपर बैंड है 488 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 419 का लेवल, 458 का हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल स्टॉक में गिरावट है तो सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट की बात करें तो एक 357 का सपोर्ट था जो कि टूट चुका है और करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई देता है 318 के आसपास का सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट भी टूट जाता है तो नीचे जो हमें सपोर्ट दिखाई दे सकता है वो है 217 का पिवट लेवल का सपोर्ट। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे यहां पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन जैसी हमें HL में देखने को मिली। लिस्टिंग के बाद गिरावट आई, फिर 2019 में कंसोलिडेशन फेज आया, उसके बाद हमें यहां पर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहां पर वॉर वाली सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही थी तो सारे डिफेंस स्टॉक हमें बहुत ही भागते हुए नजर आए। तो यहां पर भी तेजी देखने को मिली लेकिन वापस स्टॉक अभी नीचे आते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये OFS लाया क्यों जा रहा है। OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है अपना स्टेक यहाँ पर रिड्यूस कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को फिलहाल पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसे समझने की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर टैक्स कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। यहाँ पर हमें मानना ही होगा स्टॉक मार्केट भले ही ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर
प्रेशर बनता हुआ नजर आता है, उनके पास हमें पैसे की कमी दिखाई देती है, तो पीएसयू स्टॉक्स में से वो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली अपने जो स्टेक है उसे रिड्यूस करने की ही कोशिश करेंगे। आईआरसीटीसी के बारे में भी हमें यहाँ पर न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। अलग अलग स्टॉक में यहाँ पर ओएफएस के द्वारा वो पैसे रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर फिलहाल गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, जिसके कारण ओएफएस लाया जा रहा है। तो ओएफएस को ला गया, लेकिन यहाँ पर जो प्राइस था, फ्लोर प्राइस था, काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाई दिया और उसी के कारण हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। क्योंकि जो ऑफर फॉर सेल या फिर कोई भी क्यूआईपी का माध्यम हो जाए या जो भी हमें फ्लोर प्राइस डिसाइड होता हुआ नजर आता है, तो मार्केट प्राइस भी उसी के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ या फिर उसी में एडजस्ट होता हुआ नजर आता है और इसी की वजह से हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। और अगर बीडीएल की बात करें और एचएल की बात करें, तो जो ऑफर फॉर सेल का प्राइस था उससे भी स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं भले ही ये कह रहा हूं, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन सबसे पहले सीख ले लेनी चाहिए। क्या हमें शेयर मार्केट में अगर पैसे लूज होते हैं तो सबसे पहले शेयर मार्केट से सीख ले लेनी चाहिए, जिससे हम आगे इन सारी गलतियों से बच पाए। तो ऐसी सीख क्या है? यहाँ पर हमने स्टॉक को चेस कभी भी नहीं करना चाहिए। मैंने आपको कभी भी रेकमेंड नहीं किया था, एचएल हो या फिर बीडीएल हो, कभी भी मैंने आपको रेकमेंड नहीं किया कि ये स्टॉक्स में आपको पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि डिफेंस सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ये सब सेक्टर है ना सारे, वो बिल्कुल भी सूटेबल ही नहीं है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। कंस्ट्रक्शन फिर भी एक बार ठीक है, लेकिन जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर वॉलेटाइल दिखाई देता है और रिटेल इन्वेस्टर की तो धड़कन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसे टोटली अवॉइड करना चाहिए। फ्यूचर के लिए ये सारी सीख ले लीजिए पहले। यहाँ पर कभी भी स्टॉक को चेज करेंगे तो यहाँ पर आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर मिलिट्री आइटम्स पर जो बैन देखने को मिला था, 101 मिलिट्री आइटम्स के इंपोर्ट पर बैन देखने को मिला था, तब काफ़ी लोगों ने आपको सजेस्ट किया होगा एचएल ले लीजिए, बीडीएल ले लीजिए, और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, वहाँ पर आपने बाइंग भी की होगी, लेकिन स्टॉक प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ऊपर निकल चुका था। और इस लेवल के आसपास अगर आप बाइंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर के प्राइस पर करते हैं। तो ये बात भी आपको सीखनी चाहिए कि इतना ज़्यादा स्टॉक भाग जाता है, उसके बाद कभी भी वहाँ पर निवेश नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ लार्सन एंड टुब्रो ही यहाँ पर रेकमेंड किया था। डिफेंस के कई और स्टॉक हैं, बीडीएल और एचएल के सिवा भी हमें और स्टॉक्स दिखाई देते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ लार्सन एंड टुब्रो आपको रेकमेंड किया था, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में काम नहीं करता। डिफेंस जितना हमें ईजी लगता है उतना ईजी कामकाज नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बीडीएल या फिर एचएल का जिक्र भी नहीं किया था, जिससे आप गलती से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो अब क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने बीडीएल या एचएल दोनों में से किसी भी स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, बहुत ही ज़्यादा फिलहाल अभी आप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आप होल्ड कीजिए। आपको लेना तो नहीं चाहिए था, अगर आपने लेकर रखा है तो होल्ड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ओवरऑल कंपनीज तो अच्छी है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। क्योंकि फिलहाल चाइना के खिलाफ हमें यहाँ पर वॉर की सिचुएशंस दिखाई दे रही है, तो जिससे इन स्टॉक्स को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन करंट सिचुएशन में यहाँ पर हमें गिरावट सिर्फ और सिर्फ ओएफएस के जो फ्लोर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे होने के द्वारा ही गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर लेकर रखा है तो अभी भूल जाइए, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर आपको पेन सहन करना पड़ सकता है। यहाँ पर मार्केट में भी गिरावट है, इन स्टॉक्स में भी गिरावट हो रही है, तो फिलहाल मेरा मानना तो यही रहेगा, आपको वेट करना चाहिए, होल्ड एंड कंटिन्यू कीजिए। और अगर फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, डिफेंस स्टॉक्स में मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ, और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन जिनके पास एडिक्वेट कैपिटल है, जिनका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा बड़ा है, 50 लाख 30 लाख या फिर हम कहें 1 करोड़ का यहाँ पर कैपिटल है, वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो बीडीएल और एचएल दोनों ही अपने बाइंग रेंज के आसपास चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर जिनका कैपिटल छोटा है, 10 लाख का कैपिटल हो या 20 लाख का, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास 30 40 50 60 उससे भी ज़्यादा का कैपिटल हो, उन्हें ही यहाँ पर निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर उनके पैसे यहाँ पर अटके भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उन्हें ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, और जितना आप ईजी समझते हैं, ये कोई बिस्किट बनाने वाला कामकाज नहीं है कि तुरंत ही अप्रूव हो जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होते हैं। यहाँ पर बीडीएल कोई अगर कोई मशीनरी बना रही है, कोई मिसाइल बना रहा है, एचएल कोई मिसाइल बना रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस में पास करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी रहेगी, और मैंने अपनी राय दे दी है, बाकी डिसीजन तो आपका है। आपको लॉस बुक करना है तो लॉस बुक कर सकते हैं, इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यही रहेगा, छोटे निवेशकों को इससे अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।